फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जो पुल और पुश होता है वही क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स क्या क्या काम कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है, चलती हुई गाड़ी को रोक सकता है, रुकी हुई चीजों को चला सकता है। फोर्स बैलेंस और अनबैलेंस होते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू नेट फोर्स 0 हो, किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उन सबको हम ऐड करें तो वो उनका नेट फोर्स अगर 0 आए तो वो हमारा क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है। और नेट फोर्स अगर 0 ना आए तो अनबैलेंस फोर्स होता है। वर्क करने के लिए हमको अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है। तो वर्क क्या होता है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। इस बॉडी पर हमने ये फोर्स लगाया यहां से। देखो इसका mg तो नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी। फोर्स जब हम इसको इधर की तरफ पुश करेंगे तो ये फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। सब कुछ थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा फोर्स हमारा कौन सा लग रहा है, ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को क्या कर जा रहे हैं, कैंसिल कर जा रहे हैं। क्योंकि जितना नीचे की तरफ लग रहा है उतना नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा। जो फोर्स हम अप्लाइड लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन से ज्यादा लगा रहे हैं, तो ये बॉडी किस में आ जाती है, काइनेटिक मोशन में। तो ये मोशन करते हुए ये बॉडी यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस कवर करती है। ये इसका सेंटर था, ये इसका सेंटर है। सेंटर से सेंटर तक ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी चल जाता है, d, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन क्या हुआ हमारा, वर्क व्हेन अप्लाई ए फोर्स ऑन ए ब्लॉक एंड it displace in the direction of force, ठीक है। then product of the applied force and displacement by object is called work or work done। तो work done is denoted by W। W is equal to force into displacement in direction of force, in direction of फोर्स, यानी उसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अब W इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो, पहले उतारो से कोई तो भाई इसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूं। अब आप एक चीज और देखो, है ना, ये तो जब हो गया जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। लेकिन इन केस अगर हम स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे हैं तो क्या होगा, जैसे बहुत जब तुम छोटे बच्चे थे तो उस वक्त एक ऐसी करके टॉय कार आया करती थी, शायद आज भी आती होंगी, मुझे पता नहीं, ऐसी है ना। और हमारे पेरेंट्स ऐसे करके एक रस्सी बांध देते थे उसमें और ऐसे करके रस्सी तुम लोग खींचते थे और ये कार ऐसे चलती थी कि ऐसे चलती थी, सीधे। आंसर है फोर्स तो तुम ऐसे लगा रहे हो और कार कैसे चल रही है, ऐसे। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है, थीटा, जो तुम बचपन में करते थे, आज उसे पढ़ लो, ठीक। ये एंगल कितना हो जाता है, थीटा। अब ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, इस डिस्प्लेसमेंट के क्या कर दो, कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो इसका कंपोनेंट ये इस साइड में कितना आएगा,
अगर ये फोर्स है F तो ये कितना हो जाएगा F cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा F sin थीटा, ये दोनों हो जाएंगे ना। तो F cos थीटा F sin थीटा। अब ये हमारी डेफिनेशन वर्क की क्या कह रही थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, तो फोर्स का कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा हमको, ये वाला या ये वाला, ये वाला। तो वर्क डन कितना हो जाएगा भाई, F cos थीटा इंटू D, तो W इक्वल टू कितना हो गया FD cos थीटा, ये हमारा वर्क डन आ गया। ठीक है, when force applied at an inclination, when force applied at an inclination, यानी इंक्लिनेशन थीटा, इसी थीटा पर लग रहा हो फोर्स, तो हमारा ये हो जाएगा। अब यहां से देखो, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा F इंटू डी। देखो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट था, ऐसे था, ये घटते हुए नीचे की तरफ आ जाए, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो जाए, इसी डायरेक्शन में, तो ये भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्या कंडीशन आई, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0, तो वर्क डन कितना हो गया 0। ओए FD देख रहा है, फिर भी 0 बोल रहा है, FD एंगल 0 है ना, एंगल 0 से cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1। अभी हमने W इक्वल टू कितना निकाला था FD, तब देख रहे थे ना ऑब्जेक्ट ऐसे था और ऐसे ही चल के गया, तो एंगल कितना था दोनों के बीच में 0, इसलिए वहां पे FD आया था, यहाँ पे भी FD आया। ठीक है, दूसरा ये केस 1। केस 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 रखोगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। वर्क डन 0, यानी काम ही नहीं होगा, याद रखना 90 डिग्री पर। ये काम कब होता है, जब कुली बक्सा लेकर सर्वे स्टेशन पे चलता है, हम किसी चीज पर 90 डिग्री का एंगल बना करके वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे वर्क डन कितना हो जाता है 0। ओके, दूसरा। तीसरा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, कितनी हो जाएगी -1। देखो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऐसे और फोर्स ऐसे लग रहा है। इसमें क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है। अब तुम कहोगे फोर्स उल्टा कैसे लग सकता है, आंसर है ट्रेन चल रही है, तुम ट्रेन को पीछे से रस्सी बांध के खींचो, तो तुम किधर फोर्स लगा रहे हो ऐसे, ट्रेन किधर जा रही है उधर, राइट। तो तुम्हारे अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट काम हो रहा है, लेकिन ट्रेन से जब फोर्स लगा रही है डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है। तो यहाँ दोनों तरह के काम है। अगर हम ट्रेन के फोर्स से देखेंगे तो पॉजिटिव वर्क है, और तुम्हारे फोर्स से देखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा नेगेटिव, देखो यहाँ -1 रखोगे तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा -FD। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किस केस में होगा, जब तुम फोर्स लगा रहे हो इधर और गलती से ऑब्जेक्ट चला जाए इधर। ठीक है, तो हमारा वर्क डन कैसा आएगा नेगेटिव। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये तो पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स नहीं पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अब पढ़ोगे। वहां हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, मल्टीप्लाई दो वेक्टरों का कैसे करते हैं नहीं पढ़ा था। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, देखो दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर इंक्लिनेशन थीटा पर है। ठीक है, जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दे आर मेक एन इंक्लिनेशन थीटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दो वेक्टरों का प्रोडक्ट हम दो तरीके से करते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट,
और दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम एक नाम से और जानते हैं डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को भी हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट लिखते समय हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी, मल्टीप्लाई का साइन होता है ये भी, ठीक है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट लिखते समय हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दोनों समझ में आए? लिखने की तो जरूरत है नहीं, इसे इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले जिस प्रोडक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो अब हम जिस चीज को पढ़ेंगे दैट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, देखो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। दिस इज द वेक्टर ए और दिस इज द वेक्टर बी। अब और दोनों के दोनों एंगल बना रहे हैं थीटा। अब आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हो भाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टरों का प्रोडक्ट हम करते हैं, वो दो वेक्टर चाहिए जो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, यानी प्रोजेक्शन चाहिए हमको। अब प्रोजेक्शन क्या होता है उस पर बात करते हैं। अब ये दो वेक्टर है, इनमें से किसी एक वेक्टर का आप क्या करोगे, रिजॉल्व कर दोगे। तो हम इसको बी को रिजॉल्व कर देते हैं। तो देखो जब बी को आप रिजॉल्व करोगे तो बी को रिजॉल्व करते समय क्या करोगे, यहां से एक एक्सिस बनाओगे ऐसे करके, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये यहां से ऐसे करके वाई एक्सिस बनाओगे, ये वाई एक्सिस हो गई। तो जो एक्स एक्सिस की तरफ जो ए का पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम ए एक्स, वेक्टर ए एक्स, सॉरी बी है ना, तो बी, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये जो ए वेक्टर है इसको मैं यहां लिख देता हूँ, दिस इज द वेक्टर ए, ठीक है। अब ये जो इसका जो इधर जो पार्ट होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना पार्ट होगा, देखो इतना, इतना, ठीक है। ये जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बी एक्स, यानी बी का वो पार्ट जो एक्स डायरेक्शन में है कितना होगा, बी cos थीटा। इसमें या तो यहां से यहां तक का ले लो या सिर्फ ये वाला ले लो, तो ये होगा बी वाई डायरेक्शन में, ये कितना होगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। दोनों बात समझ में आ गई। अब स्केलर प्रोडक्ट करते समय हम वो दो वेक्टर लेते हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो, और वेक्टर प्रोडक्ट करते समय हम वो दो वेक्टर लेते हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो स्केलर में अब एक ही डायरेक्शन में कौन कौन से वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, राइट। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड जो इसी डायरेक्शन में हो, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड तो हम सिर्फ ए लिख सकते हैं, वेक्टर हटा देंगे तो भी मैग्नीट्यूड हो जाता है। और बी एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, बी cos थीटा। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना आ गया भाई, ए बी cos थीटा। समझ में आया, समझ में आया। अब समझने वाली बात ये है, ये जो बी कहलाता है ना, बी, इस बी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। प्रोजेक्शन मींस परछाई, बी की वो परछाई जो ए के ऊपर आ रही है, वो क्या हो गई, बी cos थीटा। समझ में आया, ये बी cos थीटा ही तो ए के ऊपर आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी का प्रोजेक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई,
नहीं आई। देखो ये वेक्टर था, इस वेक्टर को स्प्लिट किया तो ये बता, ये नीचे वाला पार्ट इतना ही तो होगा ये। तो ये पार्ट क्या होगा, ये होगा बी कॉस थीटा। तो ये बी कॉस थीटा किसके ऊपर आ गया, यहाँ ए के ऊपर आ गया ना। तो जब कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो वो वेक्टर तो आया नहीं, वेक्टर का कुछ पार्ट आया, या हम कहें कि उसकी थोड़ी सी परछाई उधर आई, तो वो क्या बन गई, प्रोजेक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। समझ में आ गई नहीं? ओके। अब ये तो ए डॉट बी हो गया। अगर सपोज करो मुझे बी डॉट ए निकालना हो, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालना हो, तो मुझे अब किसको स्प्लिट करना है। अभी मैंने किसको किया था, बी को। तो अब ए को कर लो एक बार, ए को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ए को कैसे करेंगे, देखो ऐसे बने हुए हैं, ये रहा ये वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, ठीक है। ऐसे करके देखा था तो ए के ऊपर आ गया था। अब इसको प्रोजेक्शन करना है तो देखो इस वाली बी वाली लाइन को आप क्या बना लो, एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर ऐसे करके परपेंडिकुलर बना दो, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्सिस हमेशा कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। देखो जब हमें बी को स्प्लिट करना था तो हमने एक्सिस किसके ऊपर ली थी, ए के ऊपर। जब हमको बी को ए को स्प्लिट करना है तो एक्सिस हमें किसके ऊपर लेनी पड़ेगी, बी के ऊपर। बी के ऊपर एक्सिस ले ली, समझ में आया ना? ओके। या बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी मत लो, और देखो आसान तरीके से समझो। ये एंगल तो थीटा है, जब मैंने यहां से इसके ऊपर ऐसे करके डाला तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, सर चौक दे बी cos थीटा ये ठीक है। अब अगर मैं इस ए को स्प्लिट कर रहा हूं, देखो ये यहां से इसको परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, तो इतना हिस्सा क्या आ जाएगा, इस ए का इतना हिस्सा आ गया ना। ये बी कितना था, बी तो पूरा था। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखना अब, ठीक है ना। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है भाई। जब मुझे बी को स्प्लिट करना था तो मैंने बी के सिरे से परपेंडिकुलर डाला, तो इस बी का इतना पार्ट, ये इतना पार्ट ही तो हुआ। ये जो मैं ऐसे एरो लगाता हूं ना, इसका मतलब इसके दो टुकड़े करे हमने, एक किधर करा, एक हमने वाई इधर करा और एक इधर करा। तो ये वाला टुकड़ा इस बी का पार्ट बोला जाएगा ना। तो ये कितना हुआ, बी cos थीटा, राइट। अब ध्यान से सुनो, ये ऐसे करके ए है और ये बी है, राइट। अब मुझे बी को स्प्लिट करना है तो मैं क्या करूंगा, बी के सिरे से परपेंडिकुलर डालूंगा। अभी मुझे बी स्प्लिट करना था तो क्या था, मैंने बी के सिरे से परपेंडिकुलर डाला था। अब मुझे ए स्प्लिट करना है तो मैं इधर अब मुझे ए को स्प्लिट करना है। अगर मुझे ए को स्प्लिट करना है तो मैं कहां से, ए से परपेंडिकुलर डालूंगा। तो मैंने ए से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये देखो ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना। ए से परपेंडिकुलर डाल दिया ना, तो ए का कितना हिस्सा बी के ऊपर पहुंच गया, इतना हिस्सा, यही तो पहुंच गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए cos थीटा, ऐसे तो बोलेंगे। समझ में आ गया आप इसे, नहीं आया अभी भी, बोलो। यस सर। ये sin थीटा कौन सा होगा फिर, ए sin थीटा, देखो इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, यहां से इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ए sin थीटा हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर। तो अगर एक एक्सिस ये मानते हैं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस ऐसे मानेंगे, तभी तो ये बीच में आएगा, कंटेंट आएगा। अच्छा तो देखो ये ए, ये बी, ये वेक्टर ए, ये यहां से ऐसे करके परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये हो गया ए cos थीटा, जबकि इनके बीच में एंगल कितना था, थीटा। तो देखो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, वेक्टर बी का मॉड, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए cos थीटा, राइट, इसका मॉड। तो ये कितना हो गया, बी ए cos थीटा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा। तो बी डॉट ए निकालो चाहे ए डॉट बी निकालो, दोनों की वैल्यू कैसी आती है, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट
यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इस वाले लॉ को फॉलो कर रहा है ए डॉट। अब देखो हमने भी वर्क बराबर कितना निकाला था, एफ डी कॉस थीटा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, कॉस भी है। देखो जब ए होता है, बी होता है, कॉस होता है, तो ए डॉट बी का क्या कर देते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो एफ और डी दोनों को कैसे लिख देंगे, एफ डॉट डी। अब यहां एक चीज और देखो, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्केलर वेक्टर, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो दो वेक्टरों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्केलर। ओके, आगे चल के पढ़ोगे दो वेक्टरों का प्रोडक्ट वेक्टर भी आता है। तो दो वेक्टरों का प्रोडक्ट स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमको याद रखना होता है कि कहां पर वेक्टर आएगा, कहां पर स्केलर आएगा। ठीक है, तो दो वेक्टर प्रोडक्टों का जो क्वांटिटी अगर स्केलर आ रही है तो स्केलर आएगा, दो वेक्टर की प्रोडक्ट अगर वेक्टर आ रहा है तो फिर वो वेक्टर आएगा। ये बात समझ में आई, करो जल्दी से। देखो ये एक वेक्टर है, इसका एक्स डायरेक्शन में पार्ट क्या होगा, एक्स, वाई डायरेक्शन में क्या पार्ट होगा, ए वाई, और अगर ऐसे जेड डायरेक्शन हो तो जेड डायरेक्शन में कितना होगा, ए जेड। इस साइड में कौन सा वेक्टर होता है, आई, इस साइड में कौन सा होता है, जे, इस साइड में कौन सा होता है, के। तो वेक्टर ए किसके बराबर हो जाएगा, जरा मुझे बताओगे, वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसके बराबर होगा ना। अब बाकी चीजों को मिटा दो, ये चीज हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। अब वेक्टर बी बताओ, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। पिछले रिजोल्यूशन में हमने ऐसे बताया था, अगर तुमको याद हो तो आई इंटू आई इजकल टू जे इंटू जे इजकल टू के इंटू के, इनकी वैल्यू 1 होती है। यूनिट वेक्टर है ना। हाँ ठीक है, और i इंटू जे और j इंटू के और k इंटू आई, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी सिमिलर टाइप के जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी वैल्यू 1 1 1 1 आती है। नहीं समझ में आता तो मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। a डॉट बी इजकल टू होगा ए बी कॉस थीटा, राइट। अब जरा देखो आई और आई का, देखो ये आई इधर है, दूसरा आई भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो ये हो गया आई डॉट आई इजकल टू, ये तो मैग्नीट्यूड है, आई का मैग्नीट्यूड 1, इस आई का मैग्नीट्यूड भी 1 और cos 0, तो ये हो गया 1 और cos 0 की वैल्यू 1, कितना आ गया 1। ऐसे ही j इंटू जे करोगे, k इंटू के करोगे तो क्या आ जाएगा 1। लेकिन जब हम i इंटू जे करते हैं तो i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड भी 1 और cos i इधर है और j इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos 90 की वैल्यू 0। तो ये सब क्या हो गया 0, इसलिए i इंटू जे, जे इंटू के सब क्या हो जाते हैं 0। समझ में आ गया ना। अब यहां देखो, जब मैं ऐसे लिखवाता हूं a डॉट b, मुझे दोनों वेक्टरों का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा a x i प्लस a y j प्लस a z k डॉट b x i प्लस b y j प्लस b z k। ऐसे हो गया। i वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करो, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ax और bx, और i इंटू आई कितना हो गया 1, तो इतना लिख सकते हैं हम इसे, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो,
ये हो जाएगा ax इंटू बी वाई और i इंटू जे जीरो, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया जीरो। ऐसे i इंटू के वाला भी क्या हो गया जीरो। समझ में आया? तो हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, i का i वाले से मल्टीप्लाई कर दो, j का j वाले से और k का k वाले से। तो इसका इसके साथ कर दिया ax, इसका y j का j वाले से कर दो, तो ay by प्लस z k का k वाले से कर दो az और bz। ये आंसर हो गया हमारा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं मल्टीप्लाई का। फैक्टर a इक्वल टू है 2i माइनस के 3j प्लस के 4k और b इक्वल टू है माइनस के 2i प्लस के 3j प्लस के 4k। ठीक है, अब a डॉट b निकालना है भाई। क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 दूनी -4, सीधा से देख, ये माइनस का है प्लस का है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 तिया 9 और इन दोनों का मल्टीप्लाई, आंसर कितना आया 3 यूनिट। समझ में आया? अगर तुमसे पूछा जाता a का मैग्नीट्यूड बताओ तो कैसे निकालते हैं? याद है ना मैग्नीट्यूड निकालना, i के साथ वाले का स्क्वायर, j के साथ वाले का स्क्वायर और k के साथ वाले का स्क्वायर। 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 में 25 और 4 29। राइट, b का मैग्नीट्यूड बताओ। इसी तरह से वो भी 29 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि संख्याएं सेम है। समझ में आया गुरुजी? हाँ, पीछे का पीछे ही छोड़ के चले आते हो, साथ में लेके नहीं आते हो। जब चैप्टर खत्म बात खत्म, राइट? नहीं, चलो ये आ गया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? तो देखो कैसे निकालोगे। वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। क्या निकालना है हमें? cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ab। तो वेक्टर a डॉट b की वैल्यू कितनी आई? a का मैग्नीट्यूड कितना आया, b का मैग्नीट्यूड कितना आया, कितना हो गया? ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? cos इनवर्स 3/29। तो मैंने यहां से तुमको 2 चीजें सिखाई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्टेड फ्रॉम द इक्वेशन 3rd काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, 3rd काइनेमेटिक इक्वेशन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द 3rd काइनेमेटिक equation. What is the 3rd kinematic equation? v square plus 2s square is equal to v naught यानी initial velocity square plus 2as multiplied by m 1/2m। क्या लिखेंगे? multiply by 1/2m both side। तो 1/2 mv square is equal to 1/2 mv naught square plus 1/2 m into 2as। ठीक है, इसको इधर ले आओ। 1/2 mv square minus 1/2 mv naught square। 2 से 2 कट गया और ma मिलके बन गया फोर्स into s। फोर्स into displacement is known as work। तो this is the kinetic energy final minus this is the kinetic energy initial। ठीक है, this is known as work energy theorem। इसका मतलब क्या हो वर्क एनर्जी? सर ये की कहाँ से आ गए?
हाँ के कहाँ से आ गया, के लिए हम जरा है ना एक डेरिवेशन हम छोड़ गए, एनर्जी का डेरिवेशन हम छोड़ गए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो हम अब उसे करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी the energy by virtue of the motion, the energy by virtue of motion of an object is called kinetic energy. If m be the mass of object, if m be the mass of object, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना होगा ना, if m be the mass of object moving with velocity v under acceleration a in time t cover distance d, cover distance d, therefore v square is equal to v naught square plus 2a d, s is the distance, d is the distance, ठीक है। मास से डिवाइड कर देंगे तो वो भी की तरह सेम मास से डिवाइड कर देंगे, 1/2 m v स्क्वायर 1/2 m v नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू 2ad, 2 से 2 कट गया, इसको इधर ले आए 1/2 m v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, दोनों में से 1/2 m कॉमन ले लिया और v माइनस v नॉट स्क्वायर हो गया, इधर f इंटू d हो गया, राइट। इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहां से चलना शुरू करती है, रेस्ट से, अगर रेस्ट से चलेगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो ये 0 हो गई, तो क्या बचा 1/2 m v स्क्वायर और फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या हुआ वर्क, और दिस वर्क इज कॉल्ड, दिस वर्क किसकी वजह से हो रहा है, गाड़ी के चलने की वजह से, तो चलने की वजह से वर्क ही एनर्जी होता है, तो ये वर्क क्या होगा एनर्जी, लेकिन चलने की वजह से जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इस काइनेटिक एनर्जी को आप के ई लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे के लिख सकते हो केवल, और ई बना करके या के लिख दो, नोटेशन है। तो जो हमने वर्क वाली थ्योरम में लिखा था वहां क्या लिख दिया था, सिर्फ हमने के लिख दिया था, है ना। पहले मुझे ये कराना चाहिए था, बाद में वो कराना चाहिए था, लेकिन वो गलती से छूट गया।